डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आयरन और किसके बारे में, कॉपर का एक्सट्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड। मतलब हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड जो जिंक है, जिंक ऑक्साइड, उससे हम क्या करेंगे, जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले और जो है वो जिंक का और जो है वो क्या है, जिंक ब्लेंड ZnS मेन, और कैलामाइन जिंक कार्बोनेट जो है वो कैलामाइन है, एंड जिंसाइड जो है वो ZnO है, जिंक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, देन वी विल रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, देन दिस वी हैव टू फॉलो द रिडक्शन प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेशन, द क्रश्ड ओर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फ्रोथ। उसके सबसे पहले तो हम क्रश्ड कर देंगे, ग्राइंडिंग कर देंगे, देन फ्लोटेशन मेथड यूज़ करेंगे, फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। व्हेन जिंक ब्लेंड इज ओर एंड इफ़ इट इज़ कैलामाइन और देन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज़ यूज्ड। अगर कैलामाइन है तो हम इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द ओर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो डन बाय द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और अगर यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो हम उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑक्साइड रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जिंक ब्लेंड है ZnS, मतलब या इट इज़ द सल्फाइड ओर, एंड सल्फाइड ओर के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रोस्टिंग प्रोसेस, और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हॉट एयर का यहाँ पर ब्लो किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर जो मेटल है वो उसका क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, और SO2 जो गैस है वो रिमूव हो जाती है अगर सल्फाइड ओर है तो। The concentrated ore is roasted in the excess of air, oxygen at approx 1200 Kelvin in reverberatory furnace where the following chemical changes occurs. ZnS है, sulfide ore है, then we will blow the hot air, then oxygen will react with ZnS and SO2 gas will be removed. तो यहाँ पर डी, फिर उसके बाद ZnS जो ZnO जो हमें मिलेगा, ZnS अगर है तो वो कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट भी बना लेती है, रीडिकम्पोजिशन हो जाता है, वापस जो ZnS है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। उसके बाद आता है हमारे पास ZnSO4। ZnSO4 से वापस हम ZnO, SO2 और O2 गैस निकालेंगे। अगर जिंक कार्बोनेट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट क्योंकि कार्बोनेट ओर है तो वापस ZnO और CO2 की यहाँ पर इवोल्यूट होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जिंक ऑक्साइड मिल गया, अब हम ऑक्साइड को रिमूव करेंगे, देन वी हैव टू फॉलो द रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन होगा यहाँ पर किससे, कोक से, कार्बन से। द रोस्टेड ओर इज मिक्सड विद द कोक एंड हीटेड 1600 केल्विन तक हम उसको रोस्ट करेंगे, हीट करेंगे इन अ फायर क्ले रिटार्ड वेयर ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। तो ऑक्सीजन निकल जाएगी तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, Zn। तो ZnO प्लस कार्बन, ZnO प्लस कार्बन, तो क्या बच जाएगा, Zn अकेला बच जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, वापस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेके क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूज्ड मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द अबोव मेथड कंटेन अप्रॉक्स 97.8% जिंक। ऊपर जो हमें जिंक मिला है वो 98% क्या होता है, प्योर होता है। इन इट Pb मतलब लेड एंड आर्सेनिक एक्सेट्रा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है बहुत कम क्वांटिटी में। दिस इज़ नोन एज द इम्प्योर जिंक स्पेल्टर। ये क्या होता है, जिंक स्पेल्टर बोला जाता है इसमें, अगर इसमें लेड और आर्सेनिक की थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है तो। विच इज़ फर्दर प्यूरिफाइड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का है वो अलग अलग होता है। तो जो जिस टेम्परेचर पर बॉयल होती जाएगी उसको हम ठंडा कर लेंगे, बॉयल होगी तो वेपर में फॉर्म में चेंज हो जाएगी और वेपर को ठंडा करके हम उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद जो बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वाली मेटल बाद में क्या होगी? इवेपोरेट होगी। उसके बाद हम उसको ठंडा कर लेंगे, तो ठंडा करके हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसके लिए एक अलग से ही apparatus आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ द मेटलर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा, एनोड और कैथोड यूज़ होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, pyrometallurgy or high temperature metallurgy is useful in the reduction of oxide or the less reactive metal. less reactive अगर metals हैं but it is not useful for the more reactive metal. ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के लिए ये यूज़फुल नहीं है जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बिकॉज दीज मेटल्स आर इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं ये। तो जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज़ करेंगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उनके लिए ये वाला प्रोसेस यूज़ नहीं होता है। बिकॉज दीज मेटल्स आर इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, values of their standard reducing potential are highly negative. Hence, reduction of molten salt of these metal is done by the electrolysis. It could be understood by the standard Gibbs free energy equation. डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताता है, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ जो है वो है रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज की जो चार्ज का फ्लो होगा वो किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स कपल ऑफ सिस्टम, ये ई ज़ीरो है। उसके बाद आता है हमारे पास ड्यू टू द हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द गिब्स विल बी द पॉजिटिव। यहाँ पर गिब्स एनर्जी जो है वो कैसी होगी? पॉजिटिव। हैज़ द सेपरेशन ऑफ द अबोव मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इम्प्योर मोल्टन मेटल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट। इस प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे क्या करने की? अब यहाँ पर देखो नाम से एन एफ ई है तो यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे। देन रिडक्शन ऑफ द एक्टिव मेटल्स cations present in the solution occurs, they are deposited at the cathode. कैथोड पर क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएंगे, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। तो यहाँ पर एम जो है, एम मीन्स मेटल जो है वो मेटल कहाँ पर जाएगी? कैथोड पर जाएगी और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगी और कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। कहाँ पर जाके? कैथोड पर जाके। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल प्रोड्यूस्ड सुटेबल मटेरियल आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे ये सुटेबल होना चाहिए, डिपेंड करता है। सो दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई ज़ीरो ऑफ द रेडॉक्स कपल बिकम्स पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिव डेल्टा जी। Then the less reactive metal will come out from the solution and the more reactive metal will go to the solution. यहाँ पर दो तरीके के मेटल्स हैं, एक तो ज़्यादा रिएक्टिव है और एक कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन होगा। कॉपर जो है हमारे पास, कॉपर एक तो ये हमने यहाँ पर कॉपर लिया और एक क्या है? आयरन लिया है। तो कॉपर जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा Cu, और जो Fe है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, तो Fe+2 में चेंज हो जाएगा। समटाइम्स अ फ्लक्स इज एडेड, फ्लक्स मतलब इम्प्योरिटीज जानबूझ के ऐड की जाती है ताकि जो मोल्टन मास मोल्टन मास क्या हो जाए? कंडक्ट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा या तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो आयंस बहुत ज़्यादा बनने चाहिए इसलिए हम उसमें क्या मिला देते हैं? फ्लक्स मिला देते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, हॉरल्ट प्रोसेस इसको बोलते हैं, पहले भी आया था ये। मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम इस वाले मेथड की हम बात कर रहे थे, जस्ट वेट,
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारे पास मिल चुका था, एल्यूमिनियम का हम कर चुके थे और हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट जो मिला था वो कैसा था, एल्यूमिना। अब उससे हम एल्यूमिनियम को सेपरेट करेंगे हॉल हेरल्ड प्रोसेस से। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एल्यूमिना इज़ यहाँ पर 2300 केल्विन तक होता है, विच इज़ द वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ द इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म। इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ऊपर वाला मेथड इसके लिए फॉलो नहीं करते हैं। हैंस इन इट्स मेटलर्जी फ्यूज्ड एल्यूमिना मिक्स्ड विद द क्रायोलाइट। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे क्रायोलाइट। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट, देन Na3AlF6 जो है वो इस क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। CaF2 आर टेकन इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देयर रेशो इज़ 20%, 60%, 20% रेस्पेक्टिवली। मतलब एल्यूमिना जो है हमारे पास यहाँ पर क्रायोलाइट जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर फ्लूस्पार एंड क्रायोलाइट जो है इसको इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ड्यू टू दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर रिड्यूस्ड टू अबाउट 1173 केल्विन एंड कंडक्टिविटी ऑल्सो इज इंक्रीजेज। जैसे ही हम क्रायोलाइट एंड फ्लूस्पार को मिलाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है कहाँ तक था, 2300 से वो कहाँ तक आ जाता है, 1100 तक आ जाता है, 1200 तक आ जाता है। और एल्यूमिना जो है उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है हॉल्ट हेरल्ड प्रोसेस में होता क्या है, देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज इन द होल हेरल्ड प्रोसेस इज अ टैंक। यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके का टैंक बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके का एक टैंक बना हुआ है। अब मेडअप ऑफ स्टील का बना होता है। यूज अबाउट द फ्यूज्ड मिक्स, यहाँ पर इसमें मिक्सचर भर दिया जाता है। अबाउट दिस मिक्सचर लेयर ऑफ द कार्बन कोक पाउडर इज अप्लाइड बाय विद द हीट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन स्टॉप एंड हैंस प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कूलिंग। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होगा, तो अब हमें ज़्यादा कम भी नहीं करना है, तो उसके लिए हम कोक यूज़ करेंगे। लेयर ऑफ कार्बन कोक हो गया ये। बाय दिस कंजप्शन ऑफ द एनोड ऑल्सो डिक्रीजेज। स्टील टैंक इज लाइंड इनसाइड विद द कार्बन विच इट सेल्फ एट द कैथोड। यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन की लेयर स्टील के अंदर चढ़ाई जाती है, दैट इज़ द वो किसकी तरह काम करती है, कैथोड की तरह काम करती है। वाइल अ नंबर ऑफ ग्रेफाइट और कार्बन रोड्स डिपिंग इन द फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स सर्व्स एज एनोड। यहाँ पर कार्बन का ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन है और जो स्टील के अंदर जो कार्बन लगाया हुआ है वो भी कार्बन है, लेकिन एक कार्बन यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो एनोड की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर ये दो रोड, ये कितनी सारी रोड आपको दिखाई दे रही है, ये रोड्स आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट वेट थोड़ा सा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।